हेलो दोस्तों, दिस इज राम। हम लोगों ने क्लास चालू की थी पॉलिटी। क्या पढ़ रहे थे? पॉलिटी पढ़ रहे थे। और उसमें एम लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है पॉलिटी की, फॉर सिविल सर्विसेज एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, बात क्लियर हो रही है? तो उसमें हमने तीसरा चैप्टर चालू किया था और इसके कॉन्सेप्ट भी हम समझ चुके थे। आई होप क्लियर होगी बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट भी हम समझ चुके थे सारे, क्योंकि राइट का कॉन्सेप्ट जो था, जो क्लास थी राइट की कि राइट कराने हैं, तो क्लास भी दे दी गई। उसके बाद संविधान का निर्माण का क्लास भी आपके पास है। संविधान का निर्माण कैसे होता है, देन उसको थर्ड चैप्टर है और इसके बाद होगी प्रस्तावना। क्लियर है? तो जहां पे हमने लास्ट क्लास को एंड किया था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग सीलिएंट फीचर पढ़ रहे थे। मैं दिखा देता हूँ कौन सा चैप्टर है। अगर आप नए हैं तो बाकी क्लासेस एक्सेस कर लीजिए। ये थर्ड चैप्टर चल रहा है, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, यानी सीलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है क्या चल रहा है? सीलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आप पूरी तैयारी करना चाह रहे हो कि पूरी तैयारी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो, 1 रुपए ना लगे, तो आप बने रहें। पूरी तैयारी होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है? दो सीरीज चल रही हैं, पैरेलल सीरीज चल रही हैं। और आज आई होप कि आज से इकोनॉमिक्स की क्लास भी मिले, आज ही से। ठीक है, कोशिश करेंगे इवनिंग तक आपको मिले ये क्लास। दूसरी बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अभी जो प्लेलिस्ट बनी है, वो एक प्लेलिस्ट जब आप एक्सेस करेंगे तो आपको एम लक्ष्मीकांत सर का नाम डालना है चैनल के अंदर, एम लक्ष्मीकांत। ठीक है? और दूसरी जो प्लेलिस्ट है उसे अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं तो पॉलिटी विद कॉन्सेप्ट डालिए। क्या डालिए? पॉलिटी विद कॉन्सेप्ट। जब आप इन नाम से प्लेलिस्ट को एक्सेस करेंगे तो आपको दोनों प्लेलिस्ट चैनल पे मिल जाएंगी। क्लियर है? दोनों प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप अगर पॉलिटी विद कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे या वहां से क्लासेस कंटिन्यू करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट रेडी होंगे। और जब आप बुक के साथ बने रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो आपके फैक्ट्स भी रेडी हो जाएंगे। और ये बात भी रेडी हो जाएगी कि आखिर जो एक स्टैंडर्ड बुक है, उस स्टैंडर्ड बुक के अंदर आखिर क्या क्या संविधान के बारे में बताया गया है। क्लियर है? आई वो बात क्लियर होगी। तो कल हमने 3 सीलेंट फीचर कर लिए थे। तो आज जो हमारा चौथा सीलेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, करेंगे। चौथा है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। कहा? एकात्मकता की झुकाव की ओर। देखो, एकात्मकता की ओर झुकाव, पहली बात। एकात्मकता क्या होती है? एकात्मकता का मतलब होता है यूनिटरी, यानी एक गवर्नमेंट, एक हाथ में पूरी पावर हो, उससे एकात्मक सरकार बोलेंगे। जैसे मोनार्कियल गवर्नमेंट होती थी, तो वहां पे क्या होता था? वहां पे ये होता था कि जो पूरी पावर होती थी वो तो ये राजा के पास होती थी या तो रानी के पास। क्लियर हो रही बात? तो वही एकात्मकता का गुण हमारे संविधान के अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन उसके साथ ही साथ संघीय व्यवस्था का भी सिद्धांत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। कि संघीय व्यवस्था का सिद्धांत, संघीय व्यवस्था का मतलब है कि हमारी सरकार के एक से ज्यादा पहिए। जैसे मान लीजिए एक कोई गाड़ी है, सरकार को गाड़ी समझ लीजिए। ठीक? तो उसके कई पहिए हैं, यानी केंद्र में भी बैठी है, राज्य में भी है, और पंचायती राज्य के माध्यम से यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था के माध्यम से कहां बैठे हुए हैं? लोकल में भी एक गवर्नमेंट बैठी है। तो ये हमारी एक चौथी प्रॉपर्टी है कि एकात्मकता के साथ में संघीय व्यवस्था का प्रावधान भी हमारे संविधान के अंदर है।
क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है? तो भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। कैसा? संघीय सरकार की स्थापना। भारत का संविधान कैसी सरकार बनाता है? संघीय सरकार बनाता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन। क्या? शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता है यहां पर, संविधान की कठोरता भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, द्विसदनीयता भी है। यानी पूरे देश की पावर, पूरे राइट्स की पावर, कंट्री की पावर किसी एक हाथ में नहीं है, यानी एकात्मक नहीं है। लेकिन संविधान के अंदर ही कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो केंद्र सरकार के हाथ में एक तरह से पूरी शक्ति देने का प्रावधान बना देते हैं। एक तरह से देते नहीं है, जाती नहीं है पूरी शक्तियां, क्योंकि हमारे पास अनुसूचियां हैं, है ना, हमारे पास फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने के लॉ हैं, कानून हैं। लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए, जो आपातकालीन की बातें आती हैं, आपातकालीन के प्रबंधन की बातें आती हैं, तो वहां पे क्या देखने को मिलता है? ऐसा देखने को मिलता है कि सब कुछ विफल हो गया और पूरी शक्ति अब तो संसद के हाथ में जाएगी या तो राष्ट्रपति के। क्लियर है ये बात? आई होप बात क्लियर होगी। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता, यानी बड़ी संख्या में एकात्मकता, यूनिटरी और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है। जहां संघ की कोई बात ही नहीं होगी, जहां एक से अधिक सरकार की बातें नहीं होंगी, जहां केवल एक सरकार की बात होगी, वहां पर गैर संघीय लक्षण विद्यमान होता है, न कि संघात्मक। कैसा? गैर संघीय। जैसे एक सशक्त केंद्र। क्या? सशक्त केंद्र सेंट्रल पावरफुल बना देता है हमारा संविधान। एक संविधान। क्या? एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, ये सारी चीजें संविधान को एकात्मकता की ओर लेकर के जाती हैं। यानी कहने मतलब ये है कि संविधान में जितने संघात्मक गुण हैं, उतने ही एकात्मकता के लक्षण भी विद्यमान हैं। जहां संविधान के अंदर दो सरकार की बातें आती हैं, जहां शक्तियों के विभाजन की बातें आती हैं, जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, तो वहीं पर एक सशक्त केंद्र की बात भी आती है, जो एकात्मकता के लक्षण को दर्शाता है। एकल संविधान की बात आती है, राज्य के पास कोई अपना संविधान नहीं है, यानी जो सेंटर में संविधान है वही संविधान राज्य के अंदर भी लागू होगा। सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका में डबल है, डबल संविधान है वहां पर, यानी स्टेट अपना बना रहा है और सेंट्रल अपना बना रहा है। यानी अगर आपको अमेरिका के अंदर रहना है तो आपको अमेरिका की सदस्यता या नागरिकता चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात, आप जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य की भी आपको नागरिकता चाहिए होगी, अदरवाइज आप अमेरिका के नागरिक नहीं कहलाएंगे, पूर्णतः नागरिक नहीं कहलाएंगे। कि आपके पास राज्य की नागरिकता है लेकिन केंद्र की नहीं है, देश की नागरिकता नहीं है, देश की है, जहां रह रहे हैं वहां की नागरिकता नहीं है। तो अगर वहां पर आपको पूरी तरह से एज अ कंप्लीट सिटीजन ऑफ द कंट्री बनना है तो आपको दोनों जगह की नागरिकता चाहिए। क्लियर है ये बात?
लेकिन हमारे देश के अंदर एकात्मकता का एक पहलू है कि हमारे पास सिंगल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। कंट्री के अंदर डबल सिटीजनशिप का कोई प्रावधान ही नहीं है। क्लियर है ये बात? फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि संविधान के अंदर कहीं भी संघीय शब्द यूज नहीं हुआ। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। यानी अनुच्छेद 1 बताता है कि जो भारत है, जो हमारा देश है, वो राज्यों का संघ है। यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ और जब संविधान का निर्माण करना था, तो हमारा देश बहुत तकलीफों में आजाद हुआ है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में घिरा हुआ था। इतनी प्रॉब्लम थी कि सरकार के पास एक तरह से पुनर्गठन करने की जरूरत थी देश को, आर्थिक रूप से, संरक्षित रूप से। पूरी तरह से कंट्री तितर बितर था, माइग्रेशन हो रहा था, यहां से लोग वहां जा रहे थे, पाकिस्तान, पाकिस्तान से यहां आ रहे थे, एक दूसरे पर हिंसा हो रही थी। और उस टाइम पे भारत का गठन होता है, तो जितने भी देसी रियासतें थी, कुछ कुछ छोड़कर, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर, इन्होंने अपनी स्वायत्तता रखने की बातें कही। लेकिन अदर जितने स्टेट थे, वो सारे स्टेट क्या हुए, वो सारे स्टेट निकल करके आगे आए। उन सारे स्टेट ने बोला कि हमें भारत में शामिल होना है। तो जो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत की जो परिभाषा है, जो देश की परिभाषा है, वो है राज्यों के संघ के रूप में। यानी कि जो इसमें शामिल हो गए हैं, अब अलग नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है? जो शामिल हो गए हैं वो अलग नहीं होंगे। अब इसके दो अभिप्राय हैं, कौन कौन से? पहला है भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा है किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। क्लियर है क्या ये दोनों पॉइंट? यानी किसी ने एग्रीमेंट नहीं किया कि आप हमारे साथ शामिल हो जाइए, आप पाकिस्तान में चले जाइए। नहीं 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 भाई साहब, आप तो हमारे साथ ही आएंगे, हमारे साथ ही आएंगे, आप हमारे पुराने मित्र रहे हैं। तो ऐसा कोई समझौते का निष्कर्ष नहीं था भारतीय संघ। भारतीय संघ हमेशा से अपनी संप्रभुता, स्वायत्तता के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा है। हमेशा से अपनी गुट निरपेक्षता की नीति पर वो अटल रहा है, हमेशा से। कि जब सवाल गुट में जाने की बात आई थी कि यूएसएसआर में जाए कि अमेरिका में जाए, तब भारत ने क्या कहा था? भारत ने कहा था ना अमेरिका के साथ जाएंगे हम, और ना ही हम यूएसएसआर के साथ जाएंगे, सोवियत संघ के साथ। तो गुट निरपेक्षता, यानी हम गुट से निरपेक्ष हैं, हमें किसी के साथ जाना नहीं है, हम अपनी स्वायत्तता की रक्षा कर सकते हैं, हम अपनी संप्रभुता को बनाए रखना चाहते हैं। ये बात थी वहां पे। तो जो भारतीय संघ था वो राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं था। क्लियर है? और किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, क्यों? आप अपने आप से शामिल तो हो गए हैं, किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, लेकिन आप अलग नहीं हो सकते, है ना? जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी घर जाते हैं, दोस्त के घर गए, चले तो अपने आप से जाते हैं ना, लौटते कहाँ हैं? दोस्त जब परमिशन दे देता है, उनके मम्मा पापा सब लोग, तब लौट के आते हैं। क्लियर है ये बात? क्या ये बात क्लियर है? तो इसी वजह से भारतीय संविधान में निम्नांकित नाम दिए गए हैं, जैसे कि एकात्मकता की भावना में संघ, अर्थ संघ, केसी वेरे,
बारगेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जोन्स, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रेनल ऑस्टिन, फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग। ये किसने कहा? आइवर जेनसिंग व अन्य लोगों ने। तो ये नाम दिए गए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि संघी शब्द का यूज नहीं है। हमारे भारतीय संविधान में एकात्मकता के साथ साथ संघात्मक गुण भी मौजूद हैं, जहां एक तरफ संघात्मक गुण है कि मोर देन 2 गवर्नमेंट्स होंगी, 2 सरकारें होंगी, तो वहीं एक एकात्मक गुण भी है कि केंद्र पावरफुल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा सीलियन फीचर है, आज चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कल इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि कल क्लास काफी बड़ी हो गई थी, 1 घंटा हो चुका था, इस वजह से। ठीक। सरकार का संसदीय रूप। क्या? सरकार का संसदीय रूप। तो भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन की संसदीय तंत्र को अपनाया। भारत ने क्या किया? जो अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली थी, यानी कि प्रेसिडेंट सब कुछ, समझ रहे बात को? अध्यक्षीय प्रणाली मतलब है कि वहां पर जो प्रेसिडेंट है वही है सब कुछ करता धरता। और ब्रिटेन में क्या है कि हमारा एक नाम का अलग और कार्य करने वाला अलग, कि हमारी नामिक कार्यपालिका अलग होगी और एक कार्यकारी कार्यपालिका अलग होगी। तो ब्रिटेन की जो संसदीय तंत्र की व्यवस्था थी उसे भारत ने अपनाया, न कि अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की। क्लियर है क्या ये बात? आई होप आज हम स्पीड में भी नहीं बढ़ रहे हैं। हम आप सभी कमेंट पढ़ते हैं, जो जो आप कमेंट देते हैं, और उसी हिसाब से सुधार भी करने की कोशिश की जा रही है। क्लियर है? तो संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो संसदीय व्यवस्था है वो विधायिका और कार्यपालिका। देखो, एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। जो विधायिका है वो संसद है, कार्यपालिका भी संसद ही है, लेकिन कार्यपालिका में सारे के सारे मिनिस्टर्स आ जाएंगे, लेकिन जो विधायिका होगी उसमें सारे मिनिस्टर्स नहीं शामिल होते, है ना? तो यानी मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद का जो गेम है वो समझेंगे आगे कि मंत्रिमंडल किसे बोलेंगे और आप मंत्री परिषद किसे बोलेंगे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कमेटी ऑफ मिनिस्टर। क्लियर है? आगे बढ़े। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। अध्यक्षीय प्रणाली कहां पर आधारित है? दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप यानी उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से जाना जाता है। कौन सा रूप? वेस्टमिंस्टर, ये याद रखना, और उत्तरदायी सरकार। क्यों? कौन किसके प्रति उत्तरदायी होगा भाई? कौन किसके प्रति? जो कार्यपालिका है वो किसके प्रति? विधायिका के प्रति। बात समझ में आ रही है? जो उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है, जो उत्तरदायित्व है, जो उत्तरदायी सरकार का मॉडल है, वो हमारे संसदीय प्रणाली को कहा जाता है। क्लियर है? संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। और भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं देखें तो क्या क्या है? वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, यानी एक रियल में जो एक्चुअल में काम कर रहा है, और दूसरा जो केवल नाम के हैं, यानी कि देश जो जाना जाएगा उनके नाम से जाना जाएगा, कोई ट्रीटी होगी उनके नाम से होगी, कोई एग्रीमेंट होगा उनके नाम से होगा, कोई बायलैटरल डायलॉग होना है उनके नाम से होगा।
बात समझ में आ रही है? जैसे घर में दादाजी बैठे हैं, काम सब पापा जी कर रहे हैं, वही हाल है, सेम मुद्दे की बात। क्लियर है? और दूसरी बात क्या है, बहुमत वाले दल की सत्ता, यानी कि जिसकी मेजोरिटी आएगी वही सरकार बनाएगा और वही जाकर के पार्लियामेंट के अंदर बैठेगा। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, यानी कार्यपालिका किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? विधायिका, लेजिस्लेचर के प्रति। क्योंकि जो कानून बनाने वाले ना वो लोग 15% है, लेकिन लागू करने वाले जो लोग हैं वो सभी के सभी हैं। जितने लोग यहां से चुन करके आपने भेजे हैं ना, वो सारे लोग एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन बनाएंगे कितने लोग? 15%, 15% लोग बनाएंगे। आई वो बात क्लियर होगी। तो विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, यानी सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर, स्टेट में चीफ मिनिस्टर। क्लियर? तो ये भी एक संघात्मक प्रणाली का गुण है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि निचले सदन का विघटन, यानी कि जहां पर हम लोग अपने मेंबर चुन करके बैठाते हैं उसको विघटित किया जा सकता है। यानी निचले सदन, जैसे सेंट्रल में लोकसभा और स्टेट में विधानसभा, और जो विघटित नहीं किए जा सकते वो है सेंट्रल में राज्यसभा और यहाँ स्टेट में विधान परिषद। क्या बुक समझ में आ रही है? क्या बुक समझ में आ रही है? क्लियर है? संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। यानी कि जो भारतीय संसदीय प्रणाली है वो बड़े पैमाने पर कहां आधारित है? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस भी है। जैसे उदाहरण ले लें, ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, और इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, यानी गणतंत्र से बना, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। यहां पर ये अंतर है। पहला क्या कि जो ब्रिटेन की संसद है वो संप्रभु है, लेकिन भारतीय जो संसद है वो संप्रभु नहीं है। मैंने संप्रभुता का मतलब अधिकार वाले क्लास में समझाया था, और जो पहली क्लास में थी पॉलिटी की, एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से ही, वहां भी समझाया था। और दूसरी बात, जब संविधान का निर्माण का चैप्टर पढ़ा रहे थे वहां भी समझाया था। संप्रभु का मतलब होता है हम लोग न्यूट्रल हैं, यानी हम अपने कानून किसी दूसरे पे नहीं थोपेंगे, और कोई दूसरे की हिम्मत नहीं है कि वो हम पे अपने कानून थोप सके। ये होता है संप्रभुता का मतलब। क्लियर है? तो किसी भी संसदीय व्यवस्था में, चाहे वह भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसा कि राजनीति के जानकार इससे प्रधानमंत्री सरकार का नाम देते हैं। यानी कौन सा पूरा काम कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। पूरी जो बातें हैं, जो करता धरता है सरकार का, वो कौन? प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है? क्लियर है क्या? आई होप कि पांचों सिलेंट फीचर क्लियर होना चाहिए। मैं एक बार में बताता हूँ फिफ्थ सिलेंट फीचर है क्या। फिफ्थ सिलेंट फीचर है कि हमारे देश में एकात्मकता के साथ साथ संघात्मक प्रणाली की व्यवस्था है। जहां संघात्मक प्रणाली देखने को मिलती है वहीं एकात्मकता के गुण भी देखने को मिलते हैं। जैसे संघात्मक प्रणाली में पहला गुण क्या है? पहला गुण है कि दो सरकारें होना। दूसरा गुण लिखित संविधान, बात समझ आ रही? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह से एकात्मकता के गुण है। एकात्मकता में गुण क्या? पहला गुण हमारे पास क्या है? एकल संविधान है, एक ही संविधान। दूसरी बात एकल नागरिकता है, बात समझ आ रही है? तीसरी बात, केंद्र जो है वो पावरफुल है, यानी सारी चीजें केंद्र के हाथ में चली जाती हैं, ऐसी ऐसी कंडीशंस आती हैं।
चौथी बात एकात्मकता के गुण का, जो केंद्र है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यानी राज्यपाल केंद्र के आप बोल सकते हो प्रशासक काम कर रहा है।